हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ पर कक्षा 11 में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनके लिए क्लास 10th में जो सामाजिक विज्ञान है उसी का एक चैप्टर है जल संसाधन, जिससे 1 से 2 प्रश्न मिलते हैं। उसी चैप्टर को लेकर आए हूं जिसमें 32 प्रश्न हैं। आप कॉपी कलम लेके तैयार रहिए या फिर आप हमारे हर प्रश्न पे कमेंट कीजिए हमारे उत्तर बताने से पहले। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा है? तो देखिए बच्चों, सबसे अधिक जो खारा है वर्षा का तो सबसे अच्छा है, अधोभूमिक यानी जो जल से जो जमीन से प्राप्त होता है, नदी का और समुद्र का। जो सबसे खारा होता है वो समुद्र का होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला आपके पास प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से कितना भाग मीठा यानी फ्रेश वाटर यानी पीने लायक है? वो है 2.5। तो यहाँ से आप 2.5 याद कर लेंगे, क्योंकि अगर बताएंगे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपको प्रश्न सारे मिल जाएगा, वीडियो रोक रोक के देख सकते हो। विश्व में अलवणीय जल का कितना प्रतिशत भाग अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर एवं हिमनदों के रूप में उपलब्ध है? तो ये 70% है, जबकि आपका जो मृदु जल है वो केवल 2.25% 2.5% ही है। तो ये है बच्चों 70%। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, इससे कोई लेना देना है। अत्यधिक जनसंख्या, ये भी नहीं है। जल प्रदूषण नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पर कारण दिए गए वो कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ से डी वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के कारण निम्न में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जलाशयों के तलछट का जमना, जल जनित बीमारियां, औद्योगिक कचरे का निर्वहन या फिर जलीय जीवन का बढ़ना। तो जल जनित जो बीमारियां हैं ये बढ़ेंगी, क्योंकि अब प्रदूषण की बात की जा रही है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? वर्षण है, सतही जल भी है और भौम जल भी है। तो यहाँ पर हो जाएंगे सभी। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा या से जल संसाधन का स्रोत है? तो यहाँ पर ये सभी हैं, चाहे महासागर हो, स्थलीय जल हो, भूमिगत जल हो। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन सही है, तीनों, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो ये कहा था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये कथन किसका? चूंकि इसका पहले भी मैं आंसर बता चुका हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, से कौन कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है? तो यह है भोपाल झील, यानी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, उद्योग या भूतापीय ऊर्जा? तो यह है जल विद्युत, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बांधों का प्रतिकूलन प्रभाव नहीं है? तो यह बाढ़ नियंत्रण। प्रतिकूल प्रभाव नहीं, जबकि इसमें सकारात्मक, आप उससे जो बाढ़ को कम या ज्यादा कर सकते हो, यानी अच्छे होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य में सम्मिलित है? बाढ़ नियंत्रण बिल्कुल होता है, सिंचाई के उद्योग भी बनाते हैं, मतलब सिंचाई के साधन इससे उत्पन्न करे जा सकते हैं, और जल परिवहन। तो ये सभी कारण हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जलीय कृतियां प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? तो यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ये प्राचीन काल में नहीं थी, ये आधुनिक भारत की देन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होता? तो जल, ये जो इसमें जो भी कारण आपको दिए गए हैं उनमें ज्वालामुखी गतिविधि जो है ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? सतलज, ब्यास, महानदी,
नर्मदा और यमुना। तो अभी तक यमुना नदी पर नहीं है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से है, आप इसे देख लीजिए तभी आपके समझ में आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने था, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय परियोजना के पक्ष में दिए गए तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती जहां जल की कमी होती, बिल्कुल सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करती, बिल्कुल सही है। बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग एवं घरों के लिए विद्युत नहीं, उद्योगों विद्युत घरों के लिए नहीं, ये ठीक है। तो ये यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका समाप्त होती है, और ये भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज ब्यास नदी बेसिन पर पाई जाती है? तो यह भाखड़ा नागल बांध या परियोजना। तो यहाँ से ऑप्शन सी आप सही कर लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत में सबसे बड़ी परियोजना है? तो भाखड़ा नागल जो बांध है ये सबसे बड़ी परियोजना भी है, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे ऑप्शन ए के रूप में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पहली वो है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि ऑप्शन आपका डी में मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? तो यही है दामोदर घाटी परियोजना, यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में, जिसे अब ओडेसा कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये महानदी पर बच्चे बने, 100% ये प्रश्न आपको मिलेंगे। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में है? तो रिहंद बांध परियोजना ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी? तो यही है रिहंद बांध परियोजना। अगला है, टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टेहरी बांध भागीरथी और जो भिलंगना नदी पर बनाया गया, यानी ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा। अगला है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया, इसका राज्य भी आपको याद करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी का स्रोत है? तो ताजा पानी जो मतलब पीने लायक, ये होता है आपका भूजल, ठीक है। वर्षा का जल जब बहुत बरसात हो जाए उसके बाद तो पी सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो पानी होता है वो पीने लायक नहीं। अगला है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है, उसको कहा जाता है टंका, यानी ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर किया जाता है? तो क्यों? पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, जो वहाँ पर पानी की कमी थी यहाँ उसको पूरा करने के लिए जल का संग्रहण करते हैं लोग। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? तो ये है पश्चिमी हिमालय, यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसे आप लोग जरूर देखिए और इसको करिएगा, जरूर याद रखिएगा, जिससे आपकी परीक्षा जरूर निकल सके। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये आपकी है गुल और कुल, यानी ऑप्शन डी आपको पहले भी बताया जा चुका है। कुल मिला के आज के 32 प्रश्न थे, 100% ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।